तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का द्वितीय अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। थोड़े दिन बाद बिटिया संध्या के बाद सो गई थी और घर में फूफी नहीं थी। लगभग 2 महीने हुए माँ के साथ कुछ खटपट हो जाने के कारण वह गुस्से में आकर किसी दूर के गांव के अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जम गई थी। माँ की तबीयत भी कुछ दिनों से अच्छी नहीं थी और फिर उसको देखने भालने वाला भी कोई नहीं था। हाल ही में माँ सौर में गई थी, इसलिए यह भी कोई नहीं देखता कि बिटिया कब खाती है कब सोती है। लेटे लेटे बिटिया को जब नींद नहीं आई तब तक वह फूफी के लिए रोती रही। इस प्रकार उसका रोना नित्य क्रम हो गया था। जब रात काफ़ी हो गई तो वह कुछ लोगों की बातचीत सुनकर जाग पड़ी। कुड़नी की माँ दाई रसोई घर के दालान में खड़ी होकर बात कर रही थी। पड़ोस के नेड़ा की दादी और न जाने कौन कौन मौजूद थी। ऐसा मालूम पड़ा कि सभी व्यस्त और परेशान हैं। वह कुछ देर जागती रही और फिर सो गई। बांस की कोठी में हवा लगने के कारण साए साए आवाज़ हो रही थी। सौर में बत्ती जल रही थी और न जाने कौन कौन लोग बात कर रहे थे। आंगन में चांदनी छिटक रही थी। वह थोड़ी देर बाद ठंडी हवा में सो गई। फिर थोड़ी देर बाद एक अस्पष्ट आवाज़ और शोरगुल सुनकर उसकी निद्रा टूटी। बिटिया का पिता अपनी कोठरी से निकलकर सौर की तरफ लपका और परेशान होकर बोला, चाची जी क्या हालत है, क्या हुआ? सौर के अंदर से अजीब रूंधी हुई आवाज़ आ रही थी। यह माँ की आवाज़ थी। अंधेरे में वह अधसोई हालत में कुछ ना समझ पाकर थोड़ी देर बैठी रही। उसे कुछ डर सा लग रहा था। माँ वैसा क्यों कर रही है, उसे क्या हुआ? और वह और भी कुछ देर तक बैठी रही, पर कुछ समझ में नहीं आया तो लेट गई और थोड़ी ही देर में फिर सो गई। पता नहीं कितनी देर बाद कहीं बिल्ली के बच्चों के म्याऊं म्याऊं से उसकी नींद उचट गई। उसे याद आया कि उसने शाम के समय बिल्ली के बच्चों को फूफी की कोठरी के आंगन वाले टूटे हुए चूल्हे के अंदर छिपा दिया था। नन्हे से नरम नरम छौने से थे। अभी आंख नहीं खुली थी। सोचा कि हाय पड़ोस के बिल्ले ने आकर बच्चों को शायद चट कर डाला। और उसी उनिंदी हालत में वह फौरन उठी और उसने जाकर फूफी के चूल्हे में टटोला तो बच्चों को निश्चिंत सोते हुए पाया। बिल्ली का कहीं पता नहीं था। अवाक होकर लेट गई और थोड़ी देर में फिर सो गई। उसकी नींद फिर उचट गई क्योंकि उसे छौनों की म्याऊं म्याऊं सुनाई पड़ी। अगले दिन सवेरे वह जगकर आंखें मल ही रही थी कि कुड़नी की माँ दाई बोली, अरे कल रात को तुम्हारे एक भाई हुआ, देखोगी नहीं उसे? अजीब लड़की है। कल रात को इतना हल्ला हुआ, इतने कांड हो गए, भला तू कहाँ थी? जो कांड हुआ उसके लिए तो कालपुर के पीर की दरगाह में शीरनी चढ़ानी पड़ेगी। कल रात को उन्होंने साफ बचा लिया। बिटिया एक छलांग में सौर के दरवाजे पर पहुंच झाका झुकी करने लगी। उसकी माँ सौर में खजूर के पत्तों के सहारे लगकर सो रही थी। एक सुंदर सा बहुत ही नन्हा कांच की बड़ी गुड़ियों से कुछ बड़ा जीव कथड़ी के अंदर लेटा हुआ था। वह भी सो रहा था। कोठरी में आग सुलग रही थी और उसके गंदे धुएं में अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे खड़े हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसने देखा कि वह जीव जो आंख खोले टुकुर टुकुर देख रहा था, अपने अविश्वसनीय रूप से नन्हे हाथों को हिलाकर बहुत धीरे से रो पड़ा। अब बिटिया को मालूम हुआ कि रात को जिसे बिल्ली के बच्चों की म्याऊं म्याऊं समझ रही थी वह असल में क्या था। हूबहू छौनों की आवाज़ थी। दूर से सुनने पर कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ता। अकस्मात बिटिया का मन अपने नन्हे भाई के लिए दुख, ममता तथा सहानुभूति से पसीज उठा। नेड़ा की दादी और कुड़नी की माँ दाई के मना करने के कारण इच्छा होते हुए भी वह सौर में दाखिल ना हो सकी। जब माँ सौर से निकली तो भैया के छोटे से पालने को झुलाते झुलाते बिटिया ना जाने कितनी तुकबंदियाँ और गीत सुनाती। साथ ही कितनी संध्याओं की बात तथा फूफी की बात याद आ जाने के कारण उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। फूफी इस प्रकार के कितने गीत सुनाया करती थी। भैया को देखने के लिए मोहल्ले के लोग टूट पड़ते हैं। सब लोग देखकर कहते हैं, बच्चा हो तो ऐसा हो, कितना सुंदर है, कैसे बाल हैं, क्या रंग है। जब वे लौटते हैं तो आपस में कहते हुए जाते हैं, दीदी कितनी मोहनी हंसी है। बिटिया को बस यही फिक्र रहती है कि एक बार फूफी आकर भैया को देख ले। सभी देख रहे हैं, फूफी ना जाने कहाँ चली गई, क्या वह कभी नहीं लौटेगी? बच्ची होने पर भी वह इतना तो समझ गई थी कि इस घर में पिताजी या माताजी कोई भी फूफी को पसंद नहीं करता। उसे लिवा लाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जब वह दिन में फूफी की कोठरी की तरफ देखती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है।
कोठरी का दरवाज़ा किसी किसी दिन खुले का खुला ही रह जाता है। बरामदे में चमगादड़ की भीड़ जमा हो गई थी। अब वहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता। इधर कोई जंगली पौधा भी निकल आया है तो उधर घुइयों का छोटा सा पेड़ उगाया। जो फूफी होती तो भला यह सब होने देती। बिटिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू उमड़ आए। भला वह उन तुकबंदियों और गानों को कैसे भूल सकती है। उस दिन हरी पालित की बेटी ने आकर उसकी माँ से कहा, तुम लोगों की बुढ़िया घाट के रास्ते के पास के मैदान की ओर एक लोटा और पोटली लेकर आ रही थी, तब चक्रवर्ती जी के घर पर बैठी हुई है। अपनी दुर्गा को भेज दो, हाथ पकड़कर ले आए, तब उसका गुस्सा शांत होगा। हरी पालित के घर पर मोहल्ले की स्त्रियों से बुढ़िया हरिहर के बेटा होने की कहानी सुन रही थी। ओ फूफी! बुढ़िया ने चौंक कर देखा कि दुर्गा हाँफ रही है, शायद बहुत तेज दौड़कर आई है। बुढ़िया व्याकुल होकर दुर्गा को हाथ बढ़ाकर पकड़ने गई। साथ ही साथ दुर्गा हुलस कर गोद में चली गई। उसके चेहरे पर हंसी थी, साथ ही आंखों में पानी था। आंगन में कन्याएं बहुएं जो भी मौजूद थी, सबकी आंखें सजल हो गई। हरी पालित की प्रवीणा पत्नी ने कहा, लो ननद जी, वह उस जन्म में तुम्हारी बेटी थी, वही बेटी फिर लौट कर आई है। घर लौटकर बुढ़िया ने बच्चे का मुखड़ा देखा तो वह बारी बारी से रोने और हंसने लगी। कितने दिनों के बाद बाप दादाओं की जमीन में फिर चांद निकला है। बुढ़िया ने सवेरे उठकर खुशी खुशी भीतर वाले आंगन में झाड़ू पौधों को काटकर साफ किया। दुर्गा को ऐसा लगा कितने दिनों बाद गृहस्थी फिर ढर्रे पर आ गई। इतने दिनों तक जैसे उसमें कहीं कोई खामी थी। बुढ़िया ने दोपहर को खाना खाकर मकान के पीछे की ओर सड़क पर बैठकर बांस की कोठी से सीके काटी। उस तरफ नदी किनारे तब बस्ती नहीं थी। हाँ, नदी भी कुछ पास नहीं थी, लगभग 1/4 मील का फासला था। इस सारे इलाके में सिर्फ बड़े बड़े आम के पेड़, बांस की घनी कोठियाँ तथा दूसरे घने जंगल थे। सीक काटते समय दुर्गा पास आकर बैठ गई और ना जाने क्या क्या बकने लगी। जब सीकों का एक छोटा सा गट्टर बन गया तो दुर्गा उन्हें उठाकर घर पर ले गई। सीक काटते काटते दोपहर के आलस्य भरे ठंडे बांसों की छाया में बुढ़िया को बहुत सी बातें याद आती रहीं, और ना जाने कब की बातें। वे केवल 3 बार आए थे। स्वप्न की तरह याद पड़ता है। एक बार वे पोटली में कुछ खाने की चीज लाए थे। तब विश्वेश्वरी की उम्र 2 साल की थी। सब ने कहा कदम चीनी की डली की तरह कोई चीज थी। उसने भी लोटे के पानी में घोलकर थोड़ी सी पी थी। एक आदमी आया। वह उस पुराने अमरूद के पेड़ के नीचे संध्या समय आकर खड़ा हुआ ससुराल से आया था। हाथ में एक पत्र था। चिट्ठी पढ़ने के लिए कोई आदमी नहीं था। भाई गोलोक सो भी पिछले साल मर गया, इसलिए वह बड़े चाचा के चौपाल वाले पास के अड्डे में अपना पत्र लेकर पहुंची। उस दिन की बात आज भी याद है। सजला ताऊ, मझला ताऊ, ब्रज चाचा, उस मोहल्ले के पतित राय के भाई यदु राय और गोलक का साला भजरी था। सजले ताऊ ने पत्र पढ़ा। फिर आश्चर्य के साथ उन्होंने पूछा, इंदिरा, यह चिट्ठी कौन लाया? इसके बाद इंदिरा पुरखिन को घर लौटकर उसी समय सुहाग का चिन्ह, हाथ की लोहे की चूड़ी, प्रथम यौवन के शौक की वस्तु, माँ बाप के देवे चांदी के कंगनों को खोलकर माथे का सिंदूर पहुँचकर नदी में डुबकी लगानी पड़ी। कितने दिनों की बात है ये। सब स्वप्न हो गया। फिर भी ऐसा मालूम होता है जैसे कल ही की बात हो। निवारण की बात याद आती है। ब्रज चाचा का लड़का निवारण, 16 साल का लड़का, कितना गोरा चिट्टा था, कैसे सुंदर बाल थे। उसका चौपाल जब जंगल से ढक गया है और बांस की झड़ियों का हिस्सा भी बन चुका है अब तो। उससे लगे हुए कमरे में वह भयंकर बुखार में पड़ा रहा और 2-3 दिनों तक तो ऐसा मालूम होता रहा कि अब गया तब गया। हाय, वह लड़का हर समय पानी पानी करता था, पर ईशान वैद्य ने पानी देने से मना किया था। हिदायत यह थी कि वह सौंफ की पोटली को धीरे धीरे चूसे। निवारण चौथे दिन रात को मर गया। मरने से थोड़े पहले तक वह पानी पानी की रट लगा रहा था, फिर भी उसे एक बूंद पानी नहीं दिया। उस लड़के के मर जाने के बाद 5 दिनों तक बड़ी चाची को कोई पानी तक नहीं पिला सका। 5 दिन के बाद जेठ रामचंद्र चक्रवर्ती ने अपने भाई की बहू के कमरे में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तू अगर चली गई तो मेरी दशा क्या होगी? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगा? बड़ी चाची खानदानी अमीर घराने की लड़की थी। जगत धारती की तरह उनका चेहरा था। इस इलाके में वैसी सुंदर बहू किसी के यहाँ नहीं थी। उन्होंने पति के पैर का धोवन बिना पिए कभी पानी तक नहीं पिया था। उस जमाने की गृहिणी थी। खाना पकाकर घर वालों को तथा रिश्तेदारों को खिलाती थी, फिर तीसरे पहर कुछ मामूली खाना खा लेती थी। वह दान, पूजा पाठ, अन्न बांटने में स्वयं अन्नपूर्णा थी। वह स्वयं पकाकर
लोगों को खिलाना पसंद करती थी, इसलिए जेठ की बात से मन के किसी कोमल पर्दे पर चोट पड़ी। उसके बाद उठी, उसने पानी पिया, पर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही। बेटे की मृत्यु के 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने बेटे का अनुसरण किया। माँ, जरा पानी दे, जरा सा दे। पानी नहीं पीते बेटा, वैद्य जी ने मना किया है, पानी नहीं पीते। माँ, इतना सा दे, बस 1 घूंट, तेरे पैरों पड़ता हूँ। दोपहर में पेड़ों पर आश्रय लेकर बैठने वाली चिड़ियों के चहचहाने से 50 साल के उस पार से बांस का पटपट शब्द सुनाई पड़ता था। बिटिया बोली, फूफी मुझे नींद आ रही है, चल ना, सोने के लिए चल। बुढ़िया ने हाथ के दा को हटाकर कहा, ला लो देख, फिर ऊँघ लगा रही है, पर अब समय निकल गया, अब इनको ख़त्म कर लूँ, फिर जरा बड़ा वाला औजार तो ले आ। दा मतलब होता है नारियल जिससे काटते हैं, एक छोटा सा खड़ग जैसा। बच्चा लगभग 10 महीने का हो गया, दुबला पतला, बहुत ही नन्हा सा मुखड़ा, नीचे के 2 दांत निकल आए थे। वह जब जब वजह बेवजह दूध वाले 2 दांत निकाल कर हंसता है। लोग कहते हैं, बहू तुम्हारे बच्चों की हंसी बिल्कुल बायना देकर बनाई हुई है, बच्चे को जरा छोड़ दो तो हंसना शुरू कर देता है, पागल की तरह खुद ब खुद हंसता ही चला जाता है। उसकी माँ कहती है, मुन्ना रहने दो ना, आज बहुत हंसे हो, कल के लिए भी कुछ रहने दो। बच्चे ने सिर्फ 2 शब्द सीखे हैं, जब खुश रहता है तो कहता है जे जे जे, और दूध वाले दांत निकाल कर हंसता है, और दुखी रहने पर कहता है ना ना ना, और बुरी तरह चीख कर रोना शुरू करता है। जो कुछ सामने पड़ जाता है उस पर इन 2 नए दांतों का जोर आजमा कर देखता है, चाहे मिट्टी का डेला हो या लकड़ी का एक टुकड़ा हो, माँ का आंचल हो। दूध पिलाते समय वह कभी एकाएक कांसे की सिप्पी को बड़ी खुशी से उन दांतों से कपट लेता है। उसकी माँ खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, अरे ओ मुन्ना, तूने सिप्पी को क्यों पकड़ लिया? छोड़ छोड़, करता क्या है, कुल जमा 2 तो दांत हैं, जो टूट गए तो हंसेगा कैसे, यह तो बता। पर मुन्ना फिर भी नहीं मानता। तब उसकी माँ मुंह के अंदर उंगली डालकर बड़ी मुश्किल से सिप्पी को छुड़ाती है। मुन्नी पर हर समय भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए रसोई घर के सामने वाले बरामदे को कुछ ऊंचा करके बांस की खरपच्चियों से घेर दिया गया, और उसी में मुन्ना को बैठाकर माँ अपने काम में जुट जाती है। मुन्ना कटघरे के कैदी की तरह बंद होने पर भी कभी अपने ही आप हंसता है, अदृश्य श्रोताओं से समझ में ना आने वाली कभी भाषा में कुछ कहता है, और कभी बांस की खपचियों को पकड़ खड़े होकर बांस की कोठी की ओर ताकता रहता है। उसकी माँ जब घाट से नहाकर आती है तो माँ के गीले कपड़ों को खसर खसर शब्द सुनते ही मुन्ना खेल छोड़कर इधर उधर ताकता है, और माँ को देखकर हंसता हुआ घेरे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी माँ कहती है, यह क्या, अभी काजल लगाकर मुँह पहुँच कर गई थी और इतनी ही देर में भूत बन गया, आ इधर आ। तब माँ ज़बरदस्ती उसका चेहरा रगड़कर काजल पहुँच देती है तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। इस पर मुन्ना को बहुत ऐतराज है, इसलिए वह कहता है ना ना, पर माँ नहीं मानती। इसके बाद से माँ के हाथ से अंगोछा देखते ही मुन्ना घुटनों के बल दौड़ लगाकर भागने को करता है। कभी कभी घाट से लौटकर सर्वजया पुकारती है, मुन्ना क्या करता है, झूलो तो मुन्ना, झूलता है। मुन्ना फौरन बैठकर जोर जोर से हिलने लगता है और खुश होकर अपने नन्हे नन्हे हाथ हिलाकर गाता है। उसकी माँ कहती है, अच्छा रुक, हिलना बंद कर, ले काफ़ी हो गया, अब रुक। कभी कभी सर्वजया काम करते करते कान लगाकर सुनती है कि मुन्नी के घेरे के अंदर से कोई आहट आ रही है कि नहीं। कभी किसी प्रकार की आहट आती ही नहीं मालूम होती, बस उसके दिल की धड़कन बंद सी हो जाती है। कहीं सियार तो नहीं उठा ले गया। सरपट भागकर पहुंचती है तो देखती है कि औंधी डोलची के ढेर से चंपा के फूलों की तरह वह गिट्टी पर अपने हाथ को अड़बंगे रखकर सो गया। चारों तरफ चींटे चींटियां और मक्खियां दौड़ लगाकर भनभना रही हैं, और नींद में भी मुन्ने के लाल लाल होठ धीरे धीरे कांप रहे हैं। सवेरे से शाम तक और शाम से बहुत रात तक गए बांस के जंगल के किनारे का यह मकान 10 महीने के बच्चे के अकारण आनंद गान और सरल कलहास्य से मुखरित रहता है। माँ बच्चे को स्नेह देती है और उसे आदमी बना देती है, इसलिए उसके अंतर में युग युगांतर से सर्वत्र माँ की गौरव गाथा प्रतिध्वनित होती रहती है। पर बच्चा जो कुछ माँ को देता है, क्या वह किसी कदर कम है? यह सच है कि उसके पास कानी कौड़ी नहीं होती, पर उसकी मनमोहक हंसी, बचपन की लीलाएं, चांद सा मुखड़ा, तुतलाकर बोलना और नाराज होना, कौन इन सब का दाम चुका सकता है? यही तो खजाना होता है माँ के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हरिहर बाजार के हिसाब या लिखने पढ़ने में व्यस्त है। इतने में सर्वजया आकर कहती है, अजी जरा बच्चे को संभालो, मुन्नी ना जाने कहाँ चली गई। ननद जी घाट गई हैं, मैं नहाने जाऊँ या इसे अगोड़ती रहूँ? हरिहर कहता है, ना ना, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है।
इस पर सर्वजया तैश में आकर लड़के को सामने बिठाकर चल देती है। हरिहर हिसाब लिखते लिखते एकाएक देखता है कि उसका लड़का चप्पल मुंह में दिए। हरिहर चप्पल छीन लेता है और कहता है, अच्छी मुसीबत है, यहाँ काम पड़ा है। एकाएक एक गोरैया आंगन में बैठती है। मुन्ना पिता की मुंह की ओर ताकते हुए उस तरफ आश्चर्य के साथ हिलाकर कहता है, जय जय। अब हरिहर की नाराजगी टिक नहीं पाती, बरबस ममता उमड़ ही पड़ती है। बहुत दिन पहले की एक रात की बात याद आती है। अभी अभी पछाह से आकर उसने गांव के लोगों की सलाह से पत्नी को ससुराल से लाने का निश्चय किया है। दोपहर के बाद ससुराल के घाट पर नाव लगी। शादी के बाद वह केवल एक ही बार वहां गया था। रास्ता याद नहीं था, इसलिए लोगों से पूछ पूछ कर वह ससुर साहब के मकान के सामने पहुंचा। उसकी पुकार सुनकर एक गोरी सी दुबली तरुणी यह देखने के लिए बाहर आई कि कौन है, पर उससे आंखें चार होते ही वह फौरन वापस चली गई। हरिहर सोचने लगा, यह तरुणी कौन है? कहीं वह उसकी पत्नी तो नहीं? क्या इतनी सियानी हो गई? रात को असली बात पता चली। सर्वजया गरीबी के बावजूद अपनी माँ की बचाई हुई एक लाल किनारे की मटका साड़ी पहनकर बहुत रात बीते कमरे में आई। हरिहर ने जो देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। 10 साल की उस बालिका का इस सुंदर तरुणी में कुछ नहीं है। ना जाने किसने उसे नए सिरे से बना दिया। अब चेहरे पर वह बचकानापन भी नहीं रहा। उसकी जगह जो सौंदर्य फूट पड़ा वह दुर्लभ है। इस बात को समझने में हरिहर को कुछ देर ना लगी। हाथ पैर की बनावट, चाल ढाल, सभी में नयापन और कहीं कोई नुक्स भी नहीं है। कमरे में दाखिल होने पर सर्वजया पहले तो कुछ ठिठकी। यद्यपि अब वह बड़ी हो गई थी, फिर भी वह पति के साथ तो लगभग रही ही नहीं थी। नई बहू की लज्जा उस पर फिर से सवार हो गई। हरिहर ने ही पहले बात चलाई। उसने पत्नी के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, आओ बैठो, अच्छी तो हो ना? सर्वजया मुस्कुराई, शर्म कुछ कम हुई, बोली, इतने दिन बाद याद आई? अच्छा, इतने दिनों तक कैसे डुबकी लगाए रहे? फिर हंसकर बोली, अच्छा यह तो बताओ, मुझसे क्या कसूर हुआ था? पत्नी की बातचीत में वज्र देहाती रंग ढंग का और उच्चारण हरिहर को बहुत भाया। बाद में उसने देखा कि पत्नी के हाथ में कांच और लाख की कुछ चूड़ियों के अलावा कोई गहना नहीं है। गरीब घर की लड़की है, देने वाला कोई नहीं। इतने दिनों से खबर ना लेकर उसने बड़ी नाइंसाफी की। सर्वजया भी पति को ध्यान से देख रही थी। आज दिन भर में उसने 4-5 बार आड़ से झाँक कर देखा कि हरिहर के सुगठित शरीर के प्रत्येक अंग में स्वस्थ यौवन ने वीरता का जो पुट ला दिया था, वह बंगाल के गांव में अक्सर दिखाई नहीं पड़ता। उसने माँ बाप की बातचीत से यह जाना था कि उसका पिता पाछाह से पंडित होकर लौटा है। यही नहीं, कुछ पैसा भी कमा लाया है। इतने दिनों में उसका दुख दूर हुआ। शायद ईश्वर ने इतने दिनों बाद उसकी सुध ले ली। सब यही कहा करते थे कि उसका पति साधु हो गया और कभी नहीं लौटेगा। मन ही मन इस बात का विश्वास न करने पर भी अब तक उसे पति का लौटना एक दुराशा की तरह मालूम होता था। चिंता में कितनी ही रातें कट गईं। वह गांव के शादी, जनेऊ इत्यादि उत्सवों में दिल खोलकर हिस्सा नहीं ले पाती थी। सभी उसे देखकर उस पर रहम खाते थे, सहानुभूति व्यक्त करते थे। अभिमान के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते। इतने दिनों तक यौवन की सुनहरी कल्पना चुपके से निर्जन रातों में आंसू बनकर ढलका करती। वह सोचा करती कि कब तक वह माँ बाप की गृहस्थी में रहेगी, और यह कहीं उठ गए तो फिर किसके आश्रय पर जाएगी। पर इतने दिन बाद मझधार से निकलकर जैसे वह किनारे लग गई। हरिहर ने हंसकर पूछा, अच्छा, तुमने जब मुझे उस दरवाजे पर देखा था तो पहचान लिया था? सच कहना। सर्वजया, नहीं, भला पहचानती क्यों नहीं? पहले ठीक समझ में नहीं आया, पर फौरन ही तो अंदाजा लगाया। नहीं, अंदाज नहीं, सचमुच। तुमने देखा नहीं, मैंने उसी समय घूंघट काट लिया और मकान के अंदर चली गई। कहकर वह जरा चुप हो गई, फिर बोली, अच्छा यह तो बताओ, तुमने मुझे पहचाना? छूकर करना। तरह तरह की जरूरी गैर जरूरी बातों में रात बढ़ने लगी। दिवंगत बड़े भाई की बात उठते ही सर्वजया की आंखों में आंसू मड़ पड़े। हरिहर ने पूछा, वीना की शादी कहाँ हुई? उसे छोटी साली का नाम नहीं मालूम था, आज ही ससुर से सुना था। उसकी शादी विनोदपुर में हुई है। वह जो बड़ी सी नदी है ना, क्या नाम है, मधुमती, विनोदपुर उस मधुमती के किनारे है। एक प्रश्न घूम फिरकर सर्वजया के मन में बार बार आने लगा कि पति उसे ले जाएंगे या नहीं, या भेंट मुलाकात करने के बाद फिर काशी चल देंगे। यह प्रश्न कई बार उसकी जीभ पर आता, पर मुंह तक वह ना ला सकी। उसके मन के अंदर किसी ने जैसे विद्रोह करते हुए कहा, ना ले जाएं भला से, इस बात को कहकर अपनी हेटी क्यों कराए। पर हरिहर ने खुद ही समस्या का हल कर दिया। बोला, कल चलो, तुम्हें घर ले चले निश्चिंतपुर में।
सर्वदया के हृदय पर जैसे ढेकी गिर पड़ी। दिल धड़ाक हुआ। बोले, कल ही क्यों? इतने दिनों बाद तो आए हो, 2-4 दिन सुस्ता लो। पिताजी और माताजी इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ेंगे थोड़े ही। फिर परसों हमारी सहेली मौलश्री के यहाँ तुम्हारा न्योता जो है। मौलश्री? कौन? इसी गांव में घर है, मोहल्ले में रहती है, शादी भी इसी गांव में हुई है। फिर उसने हंसते हुए कहा, कल सवेरे तुम्हें देखने आएगी, ऐसा कह गई है। बातचीत का स्रोत उसी तरह जारी रहा। रात ढलने लगी। मकान के पास वाले सहजन के पेड़ में कोई रात की चिड़िया अजीब ढंग से भूल रही थी। हरिहर को ऐसा प्रतीत हुआ कि बंगाल के इस एकांत गांव के पास के जंगलों की छाया से एक स्नेहातुर घर का कोना उसके आने की आशा में महीने के बाद महीने, साल के बाद साल स्वागत सज्जा में सजकर व्यर्थ में प्रतीक्षा कर रहा था। वह ना जाने किसकी खोज में पछाह में घूम रहा था। आवारा मारा मारा फिरता रहा। बाहर की चांदनी धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी। एक तरह से यह रात उसे बड़ी रहस्यमय मालूम हो रही थी। उसके सामने जो नवजीवन की प्रतीक सड़क विशाल भविष्य में जाकर खो गई है, आज रात से ही उसका सूत्रपात हुआ है। दोनों के मन में शायद इस समय एक ही भावना अस्पष्ट रूप से लहरा रही थी। चुपचाप जंगले के बाहर की चांदनी रात की ओर देखते रहे। उसके बाद ना जाने कितने दिन निकलते चले गए। उस समय इस शिशु का तो कोई पता भी नहीं था।